संसद में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार संसद में बजट पेश किया है। इस बजट में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक के लिए कई बड़े ऐलान हुए हैं। मोदी सरकार ने 7,75,000 तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है। इसके अलावा कैंसर की 3 दवाएं, सोना चांदी से बने गहने और चमड़े से बने सामान को भी सस्ता किया गया है। विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, एमएसएमईज को यानी कि लघु उद्योगों का उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी। साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है, और खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश 2020 से ही मिशन शक्ति के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से यहां पर जमीनी धरातल पर उतार रहा है। सर्वाधिक अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रहा है। उन अन्नदाता किसानों की समृद्धि में आज संसद में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवार के लिए प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में जो नए टैक्स स्लैब की घोषणा हुई है, ये सभी अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है।
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बजट पेश होने के बाद बहराइच से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। ज्वेलरी व्यापारी मनीष रस्तोगी ने बताया कि सरकार ने सोने पर इससे पहले 8 से 10% की बढ़ोतरी की थी, जिसे लेकर सर्राफा एसोसिएशन के लोगों ने मांग की थी कि टैक्स को घटाया जाए। वहीं आज सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क घटाकर 6% किया है। इससे सोने की मांग बढ़ने की उम्मीद है और साथ ही सोने की तस्करी पर भी लगाम लगेगी, जिससे दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ेगी और व्यापार अच्छा चलने की संभावना है। बजट लोग जो मीडियम क्लास के लोग हैं उनके लिए कोई बजट में कोई फायदा नहीं दिया गया है। जैसे दुकानदार है, मीडियम दुकानदार है, उनके लिए बजट में केवल बड़े दुकानदारों को या एकदम निम्न जाति के दुकानदारों को फायदा दिया गया है। इस बजट से बहुत ज्यादा जनता खुश नहीं है। ने बजट तो अच्छा पेश किया है, लेकिन इसमें रिवाइज का सिस्टम नहीं है। माने जो व्यापारी नक्शा भरते हैं और नक्शा भरने में अगर कहीं कोई टूटी हो गई, गलती हो गई, तो रिवाइज का सिस्टम नहीं रखा है, जबकि पहले ऐसा था। लेकिन अब जब से ये जीएसटी लागू किया है, तब से वो रिवाइज का सिस्टम नहीं, ये लागू होना चाहिए कि रिवाइज करने का एक प्रावधान उसमें करना चाहिए सरकार को। बाकी जो बजट पेश किया सरकार ने, वो बहुत अच्छा बजट पेश किया है और जनता के हित में है, व्यापारियों के हित में है, आम जनमानस के हित में है। लेकिन इसमें जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको सरकार को दूर करना चाहिए। ये बजट सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम करने वाला बजट है। इस बजट में ना हमारे किसानों को कोई लाभ मिल रहा है, ना शिक्षा पे कोई काम हो रहा है और ना ही स्वास्थ्य पे कोई काम हो रहा है। अब स्वास्थ्य के लिए 80,000 करोड़ रुपए का बजट गवर्नमेंट ने दिया है। अब आप बताइए कि स्वास्थ्य में हमारे बहराइच जिला की ही बात कर लीजिए, मेडिकल कॉलेज में मरीज को ले जाया जाता है ठेले पर लादकर। आज से कुछ दिनों पहले की एक फोटो वायरल हुई होगी, आपने देखा होगा। तो बताइए, ना यहाँ पे गाड़ियां हैं, ना यहाँ पे वेंटिलेटर है, ना यहाँ पे उचित डॉक्टर मिल पा रहे हैं, ना दवाइयां हैं। तो जब स्वास्थ्य ही नहीं सही रहेगा तो ये बजट लेकर जनता क्या करेगी? देखिए, जो बजट केंद्र सरकार द्वारा जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो पेश किया गया है, वो लगभग सभी वर्गों के लिए फायदेमंद बजट है। वो चाहे व्यापारी हो, स्टूडेंट हो, पिछड़े जो भी छोटे व्यापारी हो, सभी के लिए फायदेमंद है। और सबसे बड़ी चीज़, चूँकि मैं आभूषण व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, तो इस नाते सबसे अच्छा काम जो निर्मला जी ने किया है, जो सीमा शुल्क था सोने के आयात पे, जो बाहर कंट्री से हम लोगों का सोना आयातित होता था, वो घटाकर 6% से कम कर दिया गया है, जो सबसे अच्छी बात है। इससे तस्करी पर लगाम लगेगी और ग्राहकों का रुझान, चूँकि भाव कम हो जाएगा तो दुकानों पे ग्राहकों का रुझान बढ़ेगा और इससे काफ़ी फायदा होने की उम्मीद है हम व्यापारियों को। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने बजट को लेकर सरकार बचाओ महंगाई बढ़ाओ बजट उसे बताया है। उन्होंने कहा कि किसान की एमएसपी दोगुनी नहीं की गई, कर्मचारी को ओपीएस नहीं दिया गया और नौजवान अग्निवीर योजना में ही फंसा रहेगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने केंद्र के बजट को देश के हर वर्ग को निराश करने वाला बजट बताया है। लेकिन इस बजट से घोर निराशा देश के करोड़ों अन्नदाताओं को हुई है कि वो उनकी लंबे समय की मांग आपने पूरी नहीं की। एमएसपी पे ये बजट खामोश है। दूसरी बड़ी उम्मीद थी देश के नौजवानों को कि अग्निवीर योजना को आप खत्म करके सेना की पुरानी भर्ती बहाल करेंगे, उसके लिए सेना के लिए अलग से कोई बजट का प्रावधान करेंगे। वो इसमें कहीं दिख नहीं रहा। तीसरी चीज थी महंगाई। देश के लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग आने वाली चीजों पर आप टैक्स में छूट देंगे। पेट्रोल में, डीजल में जो उम्मीद थी लोगों को, वो कहीं नहीं दिख रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि केवल चंद उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए ये बजट पेश किया गया है। आम आदमी को इस बजट से ना तो कोई रियायत मिली है और बजट से ना तो किसान खुश है और ना ही युवा खुश है। हमको बजट में कोई क्रांतिकारी किसी तरह का ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाई पड़ा जिससे कि गरीब और कमज़ोर वर्ग को, ये कहीं मैं ढूंढ रहा था पूरे बजट में कि वो 82 करोड़ लोग जिनको हम 5 किलो राशन आज फ्री दे रहे हैं, तो क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रयास किया गया है कि वो उनका रोज़गार सृजन हो सके, वो मुफ्त गले से फुर्सत पा सकें, उनको कहीं नया रोज़गार
कहीं नई चीज़ें दे करके मुफ्तखोरी से अलग किया जा सके, ऐसी कोई व्यवस्था तो मुझे बजट में दिखाई नहीं पड़ी। और जिस देश की 135 करोड़ की आबादी में 85 करोड़ लोग सरकार के खुराक पे जीवित हों, वो देश अगर आपको अपने को उन्नतशील कहता है तो कहीं ना कहीं ये गलत है, जनता को भरमाने की बात है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बजट पर दी गई प्रतिक्रिया पर बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का ये बजट देश को समृद्धि की तरफ ले जाने वाला है, साथ ही विकसित भारत के मिशन को सपोर्ट करने वाला भी है। इस बजट में नौजवानों को रोजगार और नौकरियां उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं विपक्षियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षियों की बोलती बंद करने वाला बजट है। भारत का मोदी 3 का ऐतिहासिक बजट है। ये मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों को बेरोजगारी को दूर करने के लिए और महिलाओं के लिए उत्थान, हमारे बुजुर्गों का उत्थान और देश को विकसित भारत की ओर आगे बढ़ाने वाला ये बजट है। और जब राहुल गांधी जी को इसमें बोलने के लिए कुछ नहीं मिलता, तब वो जब उनकी चूल्हे इस बजट के कारण से हिल रही हैं, तब उनका अनर्गल टिप्पणी करना ये उनका स्वभाव बन चुका है, लोगों को भ्रमित करना स्वभाव बन चुका है। मैं इस बजट के लिए, ऐतिहासिक बजट के लिए जो जनता को समर्पित है, मोदी जी को बधाई देता हूं, निर्मला सीतारमण जी को बहुत बधाई देता हूं। खबर गोंडा से है, जहां पहुंचे सपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने मृतक सपा कार्यकर्ता ओम प्रकाश सिंह के परिजनों से मुलाकात कर घटना पर दुख व्यक्त किया है। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार को इस न्याय की लड़ाई में उनकी हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। साथ ही सरकार से पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने के साथ ही परिवार की सुरक्षा और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार को पार्टी की ओर से 5 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया है। मुझे मांग है उनके फांसी की सजा दे। मेरे आदमी को काटे हैं बोटी बोटी। हमने देखा, खाना लेकर आए थे, वो काट कर खत्म करते। मैं बेहोश हो गई थी। मेरा दवा चलता है, लीवर का पेशेंट है। हम क्या करेंगे? हम 2 बेटियों को लेकर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? रास्ते में जाते छेड़ाछानी करते हैं, उनके बच्चे मार गाली देते हैं, उनको जाने नहीं देते रिक्शा। हम क्या करें? हाँ, CBI की जांच चाहिए। हमें नहीं मतलब है, जो हम मांग रहे हैं वो हमको दो बस, और हम नहीं जानते कुछ। उनको फांसी की सजा नहीं हुई तो हम जहर खा के यहीं पे जितना हम लोग ये देख रहे हैं, इस पर आंसू कम पड़ जाएंगे अगर रोना हो तो। लेकिन हम लोग बहुत मजबूती से समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार पल्लवी और उसकी बहन के साथ में खड़े हुए हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि इस परिवार को हम लोग आखिरी वक्त तक न्याय जरूर दिलाएंगे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी की ओर से इनकी आर्थिक मदद भी की है, जिसका चेक परसों जब मिलेगा तब आपको सूचना देंगे कि वो चेक कितने का है। और समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से इस मामले को उठाया, निश्चित रूप से आज जो भी गिरफ्तारी हुई है 1 या 2, कल प्रतिनिधिमंडल गठित हुआ, कल हम लोग जब ये वायरल हुआ तब प्रशासन के कान में आवाज पहुंची और रात में वो रोहित सिंह नाम का शायद कोई अपराधी जो है, उसके पैर में गोली लगी, उसको पकड़ा गया और ट्रैक्टर से यहाँ पर बाउंड्री वॉल गिराई गई। और जिस दिन घटना हुई थी उस दिन भी, क्योंकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, मेरी ड्यूटी थी, मैं उस दिन भी आया था। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग यहाँ आए हैं। हमने पहले पीड़ित परिवार से बात की है। पीड़ित परिवार की सीधे मांगे हैं, क्योंकि 5 दिन में उनको न्याय होता दिखा नहीं। अभी तक जो मुख्य आरोपी है या मुख्य आरोपी के है, उनको पकड़ा नहीं गया है। केवल खानापुरी की गई है। एक छोटी सी दीवार, बाउंड्री वॉल गिर गई है, घर नहीं गिर सकता था। एक आदमी के पांव में गोली लग गई है, जो 5वां अभियुक्त था उसके, और रात में पुलिस ने बड़ी बहादुरी की है, उसको पकड़ लिया गया है। तो जो परिवार की मांग है वो स्पष्ट रूप से यह है कि स्थानीय पुलिस से हमको न्याय की उम्मीद नहीं है। इस प्रकरण की जांच CBI से। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को सहारनपुर और मेरठ के संभावित दौरे पर हैं। सीएम योगी के दौरे की खबर मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। जिला प्रशासन के अधिकारी सीएम के दौरे को लेकर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सीएम योगी मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं।
सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सहारनपुर के दौरे पर रह सकते हैं। ये संभावित दौरा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कल सीएम योगी सहारनपुर सहित मेरठ का दौरा कर सकते हैं। इन दो जिलों के दौरे को लेकर जिला प्रशासन जो है तैयारियों में जुट गया है और प्रशासनिक अधिकारियों को अब जब इसकी खबर भनक लगी है तो लगातार वो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि कल जो है मेरठ और सहारनपुर दोनों जिलों का जो है निरीक्षण करने के लिए पहुंच सकते हैं और साथ ही साथ मंडल के जो अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं। बताया यह भी जा रहा है कि वो अगर कल आते हैं तो सहारनपुर में सबसे पहले वो पहुंचेंगे और वहां पर जो है जो मौजूद अधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे। उसके बाद वो मेरठ जाएंगे और मेरठ में जो वहां मौजूद मंडल के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करने के साथ साथ रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं। तो ये संभावित दौरा सीएम योगी का बताया जा रहा है। इसको लेकर जो है सब अधिकारियों की ओर से तैयारियां जो हैं वो भी करनी शुरू कर दी गई हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कल योगी जो सीएम योगी हैं वो किस समय मौजूद सहारनपुर में होते हैं, कब वो आते हैं और किस तरह का दौरा रहता है। कैमरा पर्सन अब सहयोगी के साथ मैं योगेश आर्य, HNN न्यूज़, सहारनपुर। खबर बहराइच से है, जहां आबकारी विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां अलग अलग थाना क्षेत्रों की 6 टीमों ने कच्ची शराब बरामद की है और 400 किलोग्राम लहन को भी मौके पर नष्ट किया है। साथ ही 5 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आबकारी अधिकारी सुधांशु सिंह ने बताया कि ये अभियान ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में एक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया हुआ और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जनपद में सभी 6 टीमें इस समय जो गठित हैं वो प्रवर्तन अभियान में पूरी मुस्तैदी के साथ संलग्न हैं और विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपद के 6 टीमों द्वारा कुल 107 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई और 400 किलोग्राम लहन वो मौके पर नष्ट करते हुए कुल 5 अभियोग भी आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किए हैं। ये अभियान ऐसे ही चलता रहेगा और जहां भी कच्ची शराब बन रही है या अवैध कोई शराब का परिवहन, भंडारण या निर्माण किया जा रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। अमेठी के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र में कल देर शाम 3,80,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसे लेकर आईजी रेंज अयोध्या घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। निरीक्षण करने के बाद आईजी रेंज ने बताया कि ये घटना संदिग्ध लग रही है क्योंकि जिसके साथ घटना हुई और घटना करने वाला दोनों की आपस में जान पहचान है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर काम कर रही है, जिसके चलते जल्द ही घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। दोनों आपस में परिचित हैं और बहुत स्ट्रेंज चीज़ है, जो बहुत परिचित व्यक्ति है उसके साथ ही बैंक में गए और उसी के द्वारा एक घटना इंसिडेंट की गई है। इसमें नेम्ड एक प्रकार से व्यक्ति है जिसके द्वारा इंसिडेंट की गई है। तो उन सारी परिस्थितियों को देखा जा रहा है और सच तक पहुंच करके इसमें जल्दी घटना का अनावरण किया। क्या लग रहा है सर, कुछ खुलासे करीब हैं अभी आप लोग? ऑब्वियसली खुलासा तो जब इसमें खुद ही जो जिसके साथ घटना हुई है वो नाम ही बता रहे हैं और स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, तो केवल हमको ये देखना है कि मोटिव क्या है। अब रुक करेंगे कन्नौज से खबर का, जहां ग्रामीणों को 43 साल बाद अग्निकांड में जले अभिलेख मिले। दरअसल फर्रुखाबाद के फूस बंगला अग्निकांड में कई गांव के अभिलेख जल गए थे, जिस वजह से ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। वहीं अब डीएम की पहल पर दोबारा गांव के नए अभिलेख बनाए गए, जिसके बाद छिबरामऊ के उस्मानपुर के ग्रामीणों को डीएम ने अभिलेख सौंप दिए। इस मौके पर डीएम ने कहा कि अब उस्मानपुर के ग्रामीणों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस राजस्व ग्राम उस्मानपुर के समस्त चकबंदी के जो अभिलेख है जलकर नष्ट हो गए हैं। ये गांव पहले जनपद फर्रुखाबाद में था, बाद में नया जनपद इसी से ये कन्नौज बना है। अब इसके बाद 2004 के आसपास फिर इसमें नए सिरे से कवायद शुरू हुई कि इन गाँव के जो किसान हैं उनके जो भूमि के जो अभिलेख हैं वो तैयार किया जाए, लेकिन इसमें कोई सफलता मिली नहीं और 1980 से जो गांव चकबंदी में गया था वो 2023 तक इसमें कोई काम हो नहीं पाया, डेडलॉक की स्थिति थी। तो हमारे चकबंदी विभाग के अधिकारियों ने और हम सब मिल के जो है हमने पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया, शासन से इसमें कमेटी का गठन कराया और फिर इसके बाद में सभी स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन करके एक पद्धति हमने निकाली कि किस तरह से ऐसे गांव जिनके चकबंदी के अभिलेख
पूर्णतया जल के नष्ट हो गए हैं, तो उसको हम कैसे उनका अभिलेख तैयार करेंगे। बिजनौर में गुलदार के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और गुलदार के आगे वन विभाग भी लाचार नजर आ रहा है। ऐसे में विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग परिसर में धरना प्रदर्शन किया और जल्द गुलदार को पकड़ने की मांग की। लोगों का कहना है कि अब तक गुलदार के हमले से 2 दर्जन लोगों की जानें जा चुकी हैं। मामला बड़ा दुखद है जी। कल जो है एक बेचारी जवान लड़की थी पिलाने की, वो गुलदार में खा ली। एक महिला थी हमारे पास की तहारपुर की, वो बेचारी अस्पताल में मौत से लड़ रही है। वहाँ उसे देखने वाला नहीं कोई। अभी हम वहाँ से आ रहे हैं, सीएमओ फ़ोन नहीं उठा रहा, डॉक्टर तक आकर नहीं देख रहा। इतना मतलब निर्दयी प्रशासन हो गया। अभी एसडीएम इंजो ने देखता चला गया है को आना घबरा नहीं समझा उनने। बहुत ही आज तो बहुत ही मतलब मन दुखी है। किसानों के सामने समस्या आती रही, लड़ाई भी लड़ते रहे हैं, लेकिन इतना बुरा कभी नहीं होया कि गुलदार किसानों को खा रहा हो और वन विभाग के पास पिंजरे लगाने तक को भी समय नहीं है, पैसे नहीं। ये है।